आगे वक्तव्य देने के लिए हेतु कैलकट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कोपरा जी को आमंत्रित करता हूं। आप आधुनिक एवं समकालीन हिंदी साहित्य, अनुवाद और भारतीय साहित्य के विशेषज्ञ हैं। आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं। साथ ही साहित्य गौरव सम्मान, हिंदी भाषा भूषण सम्मान, अनुराग साहित्य सम्मान जैसे पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। हमारा यह सौभाग्य है कि आप आज वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका विषय है आदिवासी कविता और प्रतिरोधी स्वर। इस सत्र की अध्यक्ष महोदया डॉक्टर नीरोषा साल्वत्रु जी, मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर उर्सेम लता जी, डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी, सभागार में उपस्थित हैं सेंट पीटर्स कॉलेज हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर सिंधु जी, इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की संयोजिका डॉक्टर सिंधु टीआई जी, डॉक्टर गीता जी, विभाग के अन्य बंधुओं और मेरे सम्मुख बैठी हुई हिंदी की वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर शशि मुदिराज जी, बहुत ही जाने माने प्रवासी लेखिका आदरणीय डॉक्टर दिव्या माथुर जी, हमारे लिए बहुत प्रिय और ऊर्जावान आलोचक प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी, प्रोफेसर मंजुनाथ जी और विभिन्न कॉलेजों विश्वविद्यालयों से आए हुए मित्रों, बंधुओं, छात्र छात्राओं, शोधार्थियों, सबको मेरा प्रणाम। असल में पाल पायसम और प्रदमन में यही फ़र्क है कि दोनों में एक मस्ती है, लेकिन प्रदमन पीने के बाद क्या होता है, नींद आती है। ये दोपहर का समय है, इसीलिए हमारे जो बच्चे और शोधार्थी बैठे हैं उनकी भी हालत उसी तरह की हो सकती है। इसीलिए किस तरह इस विषय पर बोलना है, ये अपने आप में बहुत कठिन एक समय मुझे लग रहा है। जैसे जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य, लोकतांत्रिक संवाद और सांस्कृतिक पहचान। मैं सोच रहा था कि सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग के हमारे मित्रों ने किस तरह इस तरह का विषय चुन लिया है। विषय की जो व्यापकता है, उसकी जो संभावनाएं हैं, उसे परखना आसान नहीं है। उसका टॉपिक का एक एक शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे गिरमिटिया हो, आदिवासी हो, लोकतंत्र हो, संवाद हो, संस्कृति हो, पहचान हो। इसमें एक शब्द को भी लेकर आप बहुत बड़ा सेमिनार या अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा। ठीक है, लेकिन अभी जो जिस विषय पर मुझे बोलना है, हम सुबह से सुन रहे थे बहुत सारी बातें हम सुन चुके हैं आदिवासी साहित्य को लेकर और आदिवासी अस्मिता को लेकर। गिरमिटिया को लेकर ज़्यादा आज सुनने का मौका नहीं मिला, मैं कल नहीं था, मुझे पता नहीं कि कल शायद उसी पर चर्चा हुई होगी। और सबसे पहले मैं बाद में भूल जाऊंगा, हिंदी विभाग के हमारे सारे बंधुओं को बधाई देना चाहता हूं और साधुवाद भी देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस तरह का बहुत बड़ा कार्यक्रम या इस तरह का जोखिम उठाने का काम आपने किया है। मैं देख रहा हूं, क्योंकि आप लोग भी परेशान हैं कि बच्चे बहुत कम होंगे या कितने बच्चे इसमें बैठेंगे, सेमिनार हॉल खाली होगा। ये सब सोच के आप लोगों के मन में जिस तरह की चिंताएं दौड़ रही है, ये मैं देख रहा हूँ। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इतना बड़ा आयोजन है, और भी बच्चे होते और अच्छा होता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। लेकिन जितने बच्चे आए हैं वे भी सामान्य नहीं है, मैं समझता हूँ। वे भी इतनी क्या है,
ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ बैठे हुए हैं कि इस सेमिनार से कुछ न कुछ मिल जाएगा या इस सेमिनार का इस तरह का फ़ायदा है। और आजकल कभी कभार ऐसा भी होता है कि सेमिनार एक रस्म जैसा चलता है, एक कर्म जैसा चलता है, ये भी बड़ी समस्या है। इसीलिए कभी कुछ लोग सर्टिफिकेट के लिए आते हैं, कुछ लोग कुछ पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में कभी कभार ऐसा होता है कि आपने अपना टॉपिक पढ़ लिया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। टॉपिक उतना ही टाइम मिलता है, इतना भीड़ भाड़ व्यस्त रहता है कि आपको टॉपिक टाइटल बोलना है, बस हो गया। और इस तरह भी होता है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा कि बहुत समय है, बहुत समय है सबको बोलने के लिए। आराम से, कोई ऐसी कोई भीड़ भाड़ नहीं है। सभा भी, हमारा जो हॉल भी ऐसा ही बहुत फ्री है और बोलने वाले लोग भी आराम से बोल रहे हैं, इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है। और इस विषय पर जैसे विशेषकर आदिवासी साहित्य को लेकर कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कई बातें हो चुकी हैं, कई चर्चाएं इस विषय को लेकर हो चुकी है। कुछ कविताओं को उदाहरण के रूप में देकर इस विषय पर कुछ वैसे ही मेरे कुछ इधर उधर के विचार आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। महादेव टोपो, उनकी कविता है रचने होगे ग्रंथ, रचने होंगे ग्रंथ। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। उन्हें नहीं है स्वीकार, उन्हें नहीं है स्वीकार, इसलिए तुम इतिहास के ग्रंथों में हाशिए पर डाल दिए गए हो। उन्हें नहीं है स्वीकार, इसलिए तुम इतिहास के ग्रंथों में हाशिए पर डाल दिए गए हो या कर दिए गए हो उससे बाहर, इससे पहले कि ये पुनः तुम्हारा अपने ग्रंथों में बंदर, भालू या अन्य किसी जानवर के रूप में करे वर्णन। तुम्हें अपने आदमी होने की खोजनी होगी परिभाषा, उसके सिद्धांतों, स्थापनाओं, मंतव्यों के विरुद्ध, उनके बर्बर वैचारिक हमलों के विरुद्ध रचने होंगे स्वयं ग्रंथ। जिस प्रकार आदिवासी अस्मिता की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, यानी आदिवासियों को जैसे तमाम हास्यग्रस्त साहित्य की या अस्मिता विमर्श की जब हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले उनकी डिमांड ये है कि मनुष्य के रूप में स्वीकृति। यानी दलित साहित्य में भी ये बताते हैं कि जहाँ कुत्ते जा सकते हैं, जहाँ बिल्ली जा सकते हैं, वहाँ आदमी नहीं जा सकता मंदिर में। यानी दलित साहित्य में जिस तरह का प्रश्न उठाया गया है, आप देखिए मनुष्य के रूप में मानने की आदिवासी को किस तरह से देखा जाता है। मैंने लगभग 8 साल तक एक ज़िले में वायनाड में काम किया था, वहाँ बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं। यानी इतने लोग ऐसे कि कटे कटे रहते हैं और ऐसा भी लगता है कि बाकी लोग जब उनको देखते हैं वे ऐसे डर के मारे भागते हैं, ऐसी स्थिति है। और वे किस भाषा में बोल रहे हैं वो भी हमें पता नहीं है, उनकी भाषा का भी हमें पता नहीं चलता है, उनकी अपनी भाषा है। मुझे पता नहीं किसी ने ढूंढ लिया है वो कौन सी भाषा है। इस तरह की बातें इसमें आ जाती हैं। और एक दूसरी कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। इससे भी थोड़ा सा जो अभी जो लोकतंत्र की संवाद की जो बात है, प्रतिरोध की जो बात है, वो उसमें से भी थोड़ा सा स्पष्ट हो जाती है। मैं पूछता हूँ, कविता का शीर्षक है मैं पूछता हूँ। महादेव टोपो की कविता है। संविधान की भाषा में हम, संविधान की भाषा में हम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है। मनु की भाषा में शूद्र, कम्युनिस्टों की भाषा में शोषित, ईसाइयों की नज़रों में अपवित्र लोग, भाजपाइयों की भाषा में पिछड़े हिंदू। मैं पूछता हूँ तुम सबसे
आखिर इस देश में, इस प्रजातंत्र में हम क्या है, हम क्या है। अब देखिए, जैसे हम लोकतांत्रिक संवाद की जो बात बता रहे हैं, यानी आदिवासी लोगों के लिए जैसे सुबह भी बताया गया है, उनको हम एक ब्रांड करके रखा है। आप देखेंगे अभी कुछ जगह ऐसे ही मॉडल वैसे ही एक शोकेस के रूप में बना के रखा है। अब वायनाड में आप चले जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा एक आदिवासी गांव की तरह कुछ बना के रखा है। एक बार मैं झारखंड गया था, सॉरी छत्तीसगढ़, रायपुर में ऐसे कुछ बना के रखा है। आदिवासियों का घर कैसा होता है, उनके जितने भी सामग्रियां हैं, ये सब। अब देखिए, संविधान की भाषा में कुछ बताया गया है, मनु की भाषा में कुछ बताया गया है, कम्युनिस्ट की भाषा में कुछ बताया गया है। यानी अलग अलग राजनीतिक लोग हो या अलग अलग खेमे के लोग हो, उन लोगों ने आदिवासियों के लिए एक ब्रांड दे दिया है। और बुनियादी सवाल ये है, इस प्रजातंत्र में आप देखिए अक्सर ऐसा होता है जब चुनाव आता है, कुछ 100 रुपया देने पर, एक बोतल शराब देने पर वोट मिल जाता है। ये चल रहा है बहुत सारी जगह। जैसे जहाँ आदिवासी इलाका है उधर जैसे राजनीतिक लोग जाकर उनको पैसा देते हैं, शराब देते हैं, कुछ न कुछ देते हैं। और इसीलिए ये जो वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति दरअसल चल रही है। और ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें, साहित्य से हमारा मतलब, विशेषकर आजकल जिस तरह हम ये जो हाशिया का साहित्य हम बोलते हैं, असल में वॉइस ऑफ द वॉइसलेस जिसे हम बताते हैं, साहित्य वॉइस ऑफ वॉइसलेस होता है। और वर्तमान संदर्भ में जिस प्रकार हम तमाम हाशियकृत साहित्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं, उनका मतलब हमें भी, यानी इसे भी पंक्ति को दे दो, ये जो बात है क्या, यानी समाज की मुख्य धारा से सदियों से निष्कासित, अपमानित, अभिशप्त जीवन बिताने वाले न्याय वंचित जो लोग हैं, उनको भी, हमें भी स्वीकार करो, हमें भी मनुष्य के रूप में मान लो। ये सबसे पहली उनकी डिमांड है। और इसीलिए आज की कविता में हमें देखने को मिलता है, यानी विशेषकर आदिवासी साहित्य पर लिखने वाले कवि हो, कथाकार हो, यानी शोषण को पहचानना शुरू कर दिया है, शोषण को पहचानना शुरू कर दिया है। जब तक आप शोषण को नहीं पहचानेंगे, उसके खिलाफ आप प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाएंगे। अभी अभी मैडम बता रही थी जैसे विकास की जो बात है, यानी ऐसी आप देखेंगे सैकड़ों कविताएं हमें मिल जाती है। एक कविता है वाहरू सोन वणे की कविता है, स्टेज शीर्षक कविता, स्टेज शीर्षक कविता है। अब देखिए किस प्रकार शोषण और एक प्रकार से दिखाने की चीज़ के रूप में ऐसे ऐसे लोग बन जाते हैं। हम स्टेज पर गए ही नहीं, जो हमारे नाम पर बनाई गई थी, हमें बुलाया भी नहीं गया, उंगली के इशारे से हमारी जगह हमें दिखाई दी गई, हम वहीं बैठ गए, हमें ही बताते रहे, हमारा दुख अपना ही रहा जो कभी उनका हुआ नहीं। यानी बार बार आदिवासियों के नाम पर, दलितों के नाम पर बड़े बड़े राजनीतिक नेता हो, मंत्री हो, सब भाषण देते रहता है, लेकिन ऐसे उपेक्षित, उपांतीकृत, पार्श्वीकृत, हास्यकृत लोगों के दुखों का कोई अंत नहीं होता, या उनके शोषण का भी अंत नहीं होता है।
जैसे सुबह बता रहे थे, यानी कंबल दिया जाता है, वही कंबल लौटाया जाता है, यानी ये सारी योजनाओं के तहत आती है, लेकिन वो सामान्य जनता तक नहीं पहुंचती है। इसीलिए ऐसी ऐसी कविताओं में जिस प्रकार आजकल प्रतिरोध का स्वर आ रहा है, एक कविता है ग्लैडसन डुंग डुंग, आदिवासी कविता है ये। वे बता रही है हमें नहीं चाहिए तुम्हारी विकास नीति जो दूसरों का हक छीनने का पाठ पढ़ाती है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी आर्थिक तरक्की जो पूंजीपतियों का लालची पेट भरती है, प्रकृति का सौदा करते हैं। यानी आप देखिए, एक और विकास की नीति है, दूसरी ओर जो पर्यावरण की समस्या। जब भी हम आदिवासी लोगों की चर्चा करते हैं, जल जंगल ज़मीन की जो बात है, यानी उसमें सब कुछ समाहित है। जल जंगल ज़मीन की बात में सब कुछ समाहित है, सब कुछ उसमें समाहित है, क्योंकि आदिवासियों की जो बुनियादी समस्या है वो वास्तव में, यानी जिस तरह विस्थापन की समस्या है, विस्थापन की समस्या है, अपने जो आवास की व्यवस्था है, और वो जिस तरह अपनी आजीविका चला रहे हैं, यानी परिष्कार के नाम पर, सभ्यता के नाम पर आदिवासियों को किस प्रकार विस्थापित किया जाता है, और विकास के नाम पर, और इसमें सत्ता की भूमिका है, राजनीति की भूमिका है, कॉरपोरेट की भूमिका है। लेकिन तब भी हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आदिवासी लोग कहाँ तक आ पाते हैं, ये देखने की बात है। सरस्वती गगराई की कविता है योजनाओं से वंचित, योजनाओं से वंचित। इस कविता की पंक्तियाँ आप देखिए तभी पता चलेगा। विकास की बयार तेजी से बहाने को करोड़ों करोड़ों की राशि है स्वीकृति। विकास की बयार तेजी से बहती है, अफसर बाबू के घर में बेबस, लाचार और गरीब को ये बयार आहट तक नहीं देती है। ये सच्चाई है, यानी वर्तमान सच्चाई को विशेषकर आदिवासी कविता में कवि प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी विकास अफसरों के घर में है, बाबुओं के घर में है, या राजनीतिक लोगों के घर में है। ऐसी ऐसी बहुत सारी कविताएं मिलती हैं जो उनकी आदिवासियों की जो मूलभूत समस्या है और किस प्रकार इसके खिलाफ, यानी शोषण के खिलाफ प्रतिरोध खड़ा करना है। जसिंदा केरकेटा की बहुत सारी कविताओं के बारे में बताया है। उनकी बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। हम लड़ रहे हैं अपनी ज़मीन और अपना वजूद बचाने के लिए, मेरे बाद तुम्हें ही लड़ना होगा। यानी आने वाली पीढ़ियों से बहुत बड़ा संदेश कवयित्री दे रही है। हम लड़ रहे हैं अपनी ज़मीन और अपना वजूद बचाने के लिए, मेरे बाद तुम्हें ही लड़ना होगा। ऐसी ऐसी कविताओं से यानी आने वाले आदिवासी समुदाय को और उसी आदिवासी कार्यकर्ता को, यानी दलितों के साथ जिस तरह की समस्या है उस तरह की समस्या आदिवासियों की नहीं है। क्योंकि दलित साहित्य में हम देख रहे हैं दलित लोग ही लिख रहे हैं या तथाकथित दलित लोग ही लिख रहे हैं, लेकिन आदिवासी साहित्य में हमें देखने को ये मिलता है सभी लोग आदिवासी नहीं है लिखने वाले, और कुछ लोग ऐसे आदिवासी या उस जनजाति में संविधान के हिसाब से आने वाले लोग तो है, लेकिन उनकी स्थिति उतनी पिछड़ी नहीं है। उनकी स्थिति पिछड़ी नहीं है, वे इतना एजुकेटेड है, शिक्षित है, या समाज की मुख्य धारा में चलने वाले लोग हैं। और इसीलिए स्वानुभूति और सहानुभूति की जो बात है, जिस तरह दलित साहित्य में हम स्वानुभूति की चर्चा करते हैं, उससे मुझे लगता है
इसी आदिवासियों की स्थिति में ये थोड़ा सा भिन्न है। एक युवा कवि है भगवान गवहाड़े, अभी जो हैदराबाद में है, वो महाराष्ट्र में थे, और उनकी कविता है अपने जंगल की तलाश, अपने जंगल की तलाश। वे बता रहे हैं, मुझे तलाश है सदियों से अपने अस्तित्व, अपने मनुष्य होने का, गर्दन को सीधी कर सकूं ऐसे अपने सम्मान की। यानी ये आदिवासियों के संदर्भ में लिखी गई कविता है। यानी अपने गर्दन को सीधी करना या अपने अस्तित्व को या अपने मनुष्य रूप को स्थापित करना, ये आदिवासी समुदाय के सामने सबसे बड़ी समस्या भी है। और दूसरी ओर प्रकृति पर जिस तरह का शोषण चल रहा है, उस तरह की बहुत सारी कविताएं मिलती हैं। एक कविता में उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा, एक कविता है, ये शिरोमणि महतो, शिरोमणि महतो की कविता है, गिलास शीर्षक कविता है। वे बता रहे हैं, अब तो प्लास्टिक के बोतल में मिलता है तो पीने का पानी, कभी कभी खरीद कर भी पीता हूँ प्लास्टिक के बोतल का पानी, तो बोतल के साथ साथ पानी का भी मूल्य भी चुकाना पड़ता है। यानी आदिवासी समुदाय में भी इस तरह की चिंता आ गई है, या इस तरह इसी पर्यावरण को लेकर या पानी की समस्या को लेकर वे भी काफ़ी चिंतित हैं। और निर्मला पुतुल की बहुत ही महत्वपूर्ण एक कविता है, आपने सुनी होगी। कविता का शीर्षक बहुत ही लंबा है, एक सार्थक चीख के पहले की गहराती छुप्पी, एक सार्थक चीख के पहले की गहराती छुप्पी। इस कविता की पंक्तियाँ बहुत ही मार्मिक है, हर संदर्भ में ये बहुत ही मुझे लगता है कि प्रासंगिक है। हमारी सरकार हमसे हमारी ज़मीन छीनकर विदेशी कंपनियों को उपलब्ध करा रही है। हमारी सरकार हमसे हमारी ज़मीन छीनकर विदेशी कंपनियों को उपलब्ध करा रही है। हम चुप हैं। रोज़गार गारंटी योजना के तहत हमें जॉब कार्ड मिला है, पर काम नहीं मिल रहा है, हम चुप हैं। ये जो चुप्पी की संस्कृति है, या चुप रहने के लिए विवश होने की जो संस्कृति है, उसी से आदिवासी जनता की मुक्ति बहुत ही विदूर दिख रही है। ये सबसे बड़ी समस्या भी है। और ऐसी ऐसी कई कविताएं हमें मिलती हैं प्रकृति को लेकर और प्राकृतिक शोषण को लेकर, विकास के नाम पर विस्थापन को लेकर। महादेव टोपो की एक कविता है, अप्राकृतिक, अप्राकृतिक। इस कविता में कवि बता रहे हैं, विकास के नाम पर जंगलों को कर दिया तहस नहस, विकास के नाम पर जंगलों को कर दिया तहस नहस, उसके साथ तुम्हारी जिंदगी भी हो गई तार तार, नहीं रहने दिया तुम्हें प्राकृतिक और बना दिया केवल अप्राकृतिक। यानी जिस तरह का नेचुरल जीवन आदिवासी लोग बिता रहे हैं, उसी से वंचित रखने की जो साजिश चल रही है, उसी के खिलाफ या उसी के प्रतिरोध में कवि चेतावनी दे रहे हैं। उसी प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, लूट और इस तरह के विरोधाभास को लेकर लिखी गई कविता है, ग्लोबल चरागाह। ग्लोबल चरागाह एक कविता है, ग्रेस कुजूर, ग्रेस कुजूर की कविता है। वे बताते हैं, विकास के नाम पर असंख्य पेड़ अपनी जड़ों से हो जाते हैं जुदा। विकास के नाम पर असंख्य पेड़ अपनी जड़ों से हो जाते हैं जुदा, लेकिन यदि हमने अपने खेतों को पटाने के लिए एक टेढ़ा खूंडा लगाया, छत चारने के निमित्त काट बरंगा धरना लगाया, तो वन नीति के तहत हो गए
गुनाहगार। उस दिन हजारों पेड़ रात भर में काट लिए गए और सुबह दर्जनों आदिवासियों के नाम थाने में हो गए दर्ज। यानी आदिवासियों पर सत्ता का, पुलिस का जिस तरह का वर्चस्व चल रहा है, या एक प्रकार से दादागिरी जिस तरह चल रही है, उसी पर बहुत ही उनका विरोध एवं प्रतिरोध दिखाने वाली कविता है। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ये कविता का शीर्षक है त्रासदी शीर्षक कविता। त्रासदी महादेव टोपो की कविता है त्रासदी। वे बताते हैं, इस देश में पैदा होने का मतलब है आदमी का जातियों में बंट जाना। इस देश में पैदा होने का मतलब है आदमी का जातियों में बंट जाना। और गलती से तुम अगर हो गए पैदा जंगल में तो तुम कहलाओगे आदिवासी, वनवासी, गिरिजन वगैरह वगैरह। आदमी तो कम से कम कहलाओगे नहीं ही। दुख यही है कि कभी भी हमें आदमी नाम से नहीं पुकारते हैं, क्योंकि उनकी जो आदमियत है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और आजकल के जो कॉरपोरेट जगत में या भूमंडलीकरण और उपनिवेशी दौर में आदिवासियों को जिस तरह शोषण का पात्र बना दिया जाता है, इसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है निर्मला पुतुल की कविताओं में। निर्मला पुतुल बताती हैं, वे दबे पांव आते हैं, वे तुम्हारे नृत्य की प्रशंसा करते हैं, वे तुम्हारी आंखों की प्रशंसा में कसीदे पढ़ते हैं। वे कौन है? सौदागर है वे, समझो। पहाड़ों पर आज वे ही लगाते हैं, उन्हीं की दुकानों पर तुम्हारे बच्चों का बचपन चित्कार करता है, उन्हीं की गाड़ियों पर तुम्हारी लड़कियां सब्ज बाग देखने कलकत्ता और नेपाल के रास्ते बाजार में उतरती है। यानी ऐसी कविताओं में सब कुछ है। ये जो कविताएं अपने आप में साफ है कविताएं, लेकिन आप देखेंगे यानी एक और ये जो एक शब्द में बहुत सारा इसका जो अर्थ और अर्थ की परतें फैली हुई है, ये अर्थ छिपे हुए हैं। यानी दबे पांव आना, नृत्य की प्रशंसा करना, यानी जिस तरह यहाँ तक कि लोक कलाएँ भी, आदिवासियों की कलाएँ, संस्कृति भी बिकाऊ माल बन जाती हैं। और उनके लड़कियों को लेकर जाना या या उन धंधे के लिए ले चलना, ऐसी बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलता है। इसी विकास के नाम पर जो जिस तरह का प्रतिरोध है वो कई कविताओं में मिलती हैं। विशेषकर यानी इनके लिए विकास के नाम पर क्या होता है, घर, कपड़ा, भोजन, वस्त्र, यानी रोजगार, सब कुछ अप्राप्य बन जाता है। एक कवि हैं लक्ष्मण सिंह कावड़े, लक्ष्मण सिंह कावड़े, वे अपनी कविता में बताते हैं, आज भी वैसी शीर्षक कविता है। कविता का शीर्षक है आज भी वैसी। सदियां बीत गई, विकास के नाम पर आदिवासी उपेक्षित जीवन जी रहे। बेहड़ अबुझगाड़ के जंगलों में भूखे और नंगे आज भी। और हम ऐसी बहुत यानी दो तीन तरह से कविताओं को देख सकते हैं। एक और आदिवासियों का जिस तरह का शोषण चल रहा है, उस शोषण का बहुत ही नंगा चित्र हमें एक और देखने को मिलता है। दूसरी ओर सरकार की तरफ से या राजनीतिक लोगों की तरफ से या कॉरपोरेट की तरफ से जिस तरह का शोषण चल रहा है, उसके खिलाफ आक्रोश है।
फिर तीसरी ओर आप देखेंगे कि सारे शोषणों को और अपनी अस्तित्वहीनता को पहचानते हुए उसके खिलाफ प्रतिरोध करने की प्रेरणा देने वाली कविताएं, विशेषकर निर्मला पुतुल जैसी कवयित्रियाँ, यानी साजिशों को पहचानते हुए, यानी तथाकथित सभ्य समाज के सारे साजिशों को पहचानते हुए उसके खिलाफ यानी जागरूक होने का आह्वान देती है। और ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा कि और भी बहुत सारी यानी इस प्रकार की चर्चाएं हो चुकी हैं, और इसी अवसर के लिए फिर से मैं हिंदी विभाग के प्रति मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।